सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। और इसी सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तीन मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। रमन मलिक हैं बीजेपी की तरफ से, बाल मुकुंद शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से और ओंकार सिंह जी हैं इनेलो की तरफ से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बहस में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला जी जो है वो पहले जब आए बाहर और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया तीसरा मोर्चा, और कहीं ना कहीं ये वक्त बहुत सही है 25 सितंबर का, जब चौधरी देवीलाल जी की 108वीं जयंती है और इस मौके पर सभी दिग्गजों को शामिल करके एक साथ ला करके एक राजनीति को अपनी धार देने की कोशिश, तीसरे मोर्चे की एक सुगबुगाहट, एक आहट आ रही है। किरण जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ चौधरी देवीलाल जी ने तीसरे मोर्चे की शुरुआत करी थी और उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम रोल अदा किया था। जी। आज देश और प्रदेश की जनता जिस हालात से गुजर रही है, बीजेपी बिल्कुल तानाशाही रोल में आ चुकी है। किसान सड़कों पर है, बेरोजगारी नंबर 1 पर है, महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है, जीडीपी कहाँ जा रही है किसी को कुछ पता नहीं। जो प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि रुपया गिरता है, सरकार गिरती है तभी रुपया गिरता है, आज रुपया कैसे गिर रहा है सरकार में नहीं पता लग रहा। हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग परेशान है आज। तो कांग्रेस से भी लोग परेशान थे, तभी इन्होंने बीजेपी को चांस दिया। अगर कांग्रेस से लोग खुश होते तो बीजेपी को चांस ना देते। आज कांग्रेस वाली पॉलिसियों पे बीजेपी चल रही है। जो मसौदा 3 कृषि बिलों का कांग्रेस ने बनाया था उसको बीजेपी ने लागू करने की कोशिश करी। आज जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से परेशान है। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब से जेल से रिहा होकर आए हैं, उन्होंने बड़े बड़े देश के नेता जितने भी हैं विपक्षी दलों के सबसे संपर्क साधा है। और 25 सितंबर को हमें उम्मीद है बहुत से विपक्षी नेता और एक ऐसा चेहरा भी वहां पर आएगा जो पूरी राजनीतिक पकड़ को हैरान करके रख देगा। जी, आपने चेहरे की बात की, इसी पर चेहरे की बात की है ओंकार जी, मैं आप ही से सवाल कर लेती हूँ। चेहरा कौन होगा, क्योंकि विचारधारा अलग अलग है, एकजुटता बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसके पहले भी एक कोशिश जो है वो सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन चेहरा किसको आप लेकर के आएंगी? ये चेहरा तो बहुत जरूरी हो जाता है ना अगर आप चुनाव में उतरते हैं तो। आज के दिन में विचारधारा तो सिर्फ देश को बचाने की है, देश को तानाशाही से मुक्त करने की है, देश को लुटने से बचाने की है, जो निजीकरण का मसौदा करे उसको बचाने की है। जो विपक्षी दल है इस वक्त देश में वो सारे एक ही बात चाहते हैं कि किसी तरीके तानाशाही शासन से मुक्ति ली जाए। तो विचारधारा तो अलग अलग हम नहीं कह सकते। जहां तक चेहरे की बात है, ये चेहरा तो आपको 25 तारीख को ही बता पाएंगे। अभी तो देखो ये भूषा के गर्म में है कि वहां पे क्या होगा, लेकिन वहां पे तीसरे मोर्चे की एक नींव जरूर रखी जाएगी, क्योंकि देश के जो मुख्य विपक्षी नेता हैं सभी इस रैली में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। सबको न्योता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दे दिया है और पूरी उम्मीद है देश और विदेश को इस तीसरे मोर्चे के गठन से राहत मिलेगी। जिस नीति पर कांग्रेस चल के जनता को लूट रही थी वही नीति आज बीजेपी ने अपना रखी है। जैसे कांग्रेस के राज में घोटाले हो रहे थे, आज बीजेपी के राज में घोटाले हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि कांग्रेस के राज में कुछ लोग खुलकर बोल सकते थे, आज बीजेपी के राज में अगर कोई बोलता तो उसको देशद्रोही। चलिए बाल मुकुंद जी से हम इसका हम रमन जी से इसका रिप्लाई ले लेते हैं। रमन जी, तानाशाही सरकार है जिससे जनता जो है वो निजात पाना चाहती है और ये तीसरा मोर्चा जो है विकल्प होगा। देखिए, मैं एक बार बाल मुकुंद जी बोल लें उसके बाद जरूर अपना ओपनिंग रिमार्क रखूंगा। मैंने उंगली सिर्फ इसलिए उठाई थी कि ओंकार जी को मैं इतना बता दूं कि कांग्रेस के समय उन्होंने एक चार्जशीट फाइल करी थी और वो चार्जशीट जो है माननीय गवर्नर साहब को दी थी। अगर आप बोलते हैं कि भाजपा ने करे हैं, कोई गमन करा है, कुछ करा, तो ऐसी चार्जशीट और उसके साथ के सबूत क्यों नहीं देते हो? है या बनाने हैं घर पे? तो पहले आप अपने आप को क्लियर कर लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब बाल मुकुंद शर्मा जी जो आरोप लगाने वो लगा लें, फिर मैं जवाब देता हूँ। चलिए, तो बाल मुकुंद जी आप ही के पास आते हैं। रमन जी ने आपको एक मौका दिया है कि पहले आप ही सवाल खड़े कर लीजिए। आपसे भी तीसरे मोर्चे को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? यहाँ पर जो इनेलो नेता हैं अभय चौटाला, वो कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से अब निजात पाना चाहती है, एक विकल्प के तौर पे इस तीसरे मोर्चे को जनता देख रही है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये
मेरे देश की प्रजातंत्र की खूबी है कि एक व्यक्ति ऐसी पार्टी को लेके घूम रहा है जिसका एक पंचायत मेंबर भी नहीं है और उसके बाद भी वो तीसरे मोर्चे की बात करता है। ये प्रजातंत्र की खूबी है। लेकिन आज क्योंकि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, आजादी के 75 वर्ष के बाद मेरे देश का एक और नया उदय होने जा रहा है। ये देश बहुत अच्छी बात है कि द्विदलीय प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है, या तो कांग्रेस या तो भाजपा। ये लोग दोनों ही पार्टियां नीतिगत फैसलों से अगर राज्य शासन करेंगी तो ये जो तीसरे मोर्चे की बात करने वाले लोग हैं इनको ये पूछना चाहिए, कल का जो प्रोग्राम है परसों का 25 सितंबर का, आप ये क्लियर करिए, प्रवक्ता से बात करिए, ये सामाजिक प्रोग्राम है या राजनीतिक प्रोग्राम है। अगर ये सामाजिक प्रोग्राम है तो ठीक है, अपने बड़े के लिए, अपने परिवार के मुखिया के लिए इनको सामाजिक प्रोग्राम करने का अधिकार है। लेकिन अगर इनका ये राजनीतिक हथकंडा अपनाते हैं किसी अपने बुजुर्ग के जन्मदिन पे और तीसरे मोर्चे की बात करने लगते हैं, अरे तीसरे मोर्चे में आप एक नेता का नाम बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान से कि कौन है तीसरे मोर्चे में। जो लोग तीसरे मोर्चे में होते थे या तो आज कांग्रेस के साथ है या तो फिर बीजेपी के साथ है, और वो जो लोग थे उन दिनों में वो अच्छी सोच के लोग भी थे शायद। आज तो ये चोर लुटेरों का गैंग है, बताओ 10-10 साल की सजा काट रहे हैं लोग, सजा से बाहर आ रहे, उससे पूर्ण तरह से मुक्ति नहीं मिल रही, कह रहे तीसरे मोर्चे की सुखबाहट करेंगे। अपना स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए, आराम करना चाहिए, और एक लोगों के बीच में इस तरीके का वो नहीं पैदा करना चाहिए कि आप लोग, मैं बता रहा, मेरी पूरी बात होनी चाहिए बीच में, मैं बीच में नहीं बोलता आपके, आप सुनिए मेरी बात। मुझे तो केवल इस बात का आपसे तो जवाब प्रवक्ता के तौर पर यही चाहिए कि ये सामाजिक प्रोग्राम है या राजनीति का आपका पर्सनल प्रोग्राम। और तीसरे मोर्चे की आप बात करते हो गाय बजाए, कहाँ से तीसरा मोर्चा? ओंकार जी, जल्दी से आप संक्षिप्त में इसका जवाब दे दीजिए। कई सारी बातें उन्होंने कही हैं कि सीट एक भी नहीं है, विधायक नहीं है, कोई नहीं, और उसके बाद तीसरे मोर्चे की बातचीत तो छोड़िए, पंचायत मेंबर भी नहीं है। हमें गर्व है कि हमारा एक विधायक था और उस विधायक ने किसान हित में अपना इस्तीफा दिया। हमें गर्व है अपनी पार्टी के ऊपर। और अब मैं बताना चाहता हूँ जो 25 सितंबर की बात कर रहे हैं, ताऊ देवीलाल जी का 108वां जन्मदिन है जिसको हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और सम्मान दिवस में राजनीति नहीं होती, लेकिन देश विदेश से जो विपक्षी दल के नेता होते हैं वो इस रैली में आकर चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और अगर तीसरे मोर्चे का गठन होता है शुभ अवसर पर, तो मेरे भाई को कौन सी पेट में तकलीफ हो रही है? ये तीसरा मोर्चा 100% कामयाब भी होगा, गठन भी होगा। कांग्रेस अपने घोटाले को भूल चुकी है, बीजेपी अपने घोटालों को छुपा रही है। आज देश और प्रदेश की जनता क्या, हर व्यक्ति इनसे परेशान है। कांग्रेस से परेशान था तभी इन्होंने बीजेपी को लेके आए, और बीजेपी पे एक जुमलेबाजी। सबको मालूम है 15 लाख रुपए पर व्यक्ति को देते देते 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का थैला पकड़ा दिया, और उतना उसमें अनाज नहीं है जितने की उसमें फोटो और प्रिंटिंग लगी हुई है। मैं आपसे पूछना कि अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, 80 करोड़ लोगों को आप अनाज देने की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप मानेंगे कि 80 करोड़ तो गरीब कर दिया आपने। 135 करोड़ में से 80 करोड़ को गरीब का दर्जा दे चुके हो आप। और यही सरकार अगर रही, जनता को मालूम है 135 करोड़ के 135 करोड़ उसी थैले के चक्कर में रहेंगे। कहा तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे अगर मैं असफल हुआ तो झोला छोड़ के चला जाऊंगा। आज वो 5 किलो आज जो जनता को देके लुभाना चाहते हैं वो सफल नहीं होने वाला। तीसरे मोर्चे ठीक है, रमन जी इसमें कुछ रिप्लाई देना चाहते हैं? रमन जी बोले से पहले एक सवाल और यहाँ पर, किसी वक्त में आप भी तीसरे मोर्चे के पक्षधर थे। ऐसा माना जाए फिर कि जब सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती, जब काम नहीं कर पाती है, तो ये तीसरे मोर्चे जैसी विकल्प जो है वो सामने आती है? देखिए, अभी जो मैं बोलने लगा हूं, मेरे को लगता है कि दोनों हमारे मित्रों को उत्तेजित नहीं होना, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, मैं अपना रखूं। जी बोलिए। पहली बात तो ये कि जितने नाम आपने बोले हैं जी, वो सब वो कारतूस हैं जो चल चुके हैं, और वो ऐसे इंजेक्शन है जिनकी एक्सपायरी डेट ओवर हो चुकी है। अब एक्सपायरी डेट ओवर होने के बाद इंजेक्शन किसी काम का नहीं रहता, बीमारी और पैदा कर देता है। और दूसरी तरफ ऐसा गुट है जिसको यही नहीं पता कि सर कहाँ है और पैर कहाँ है, कभी भी कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि वो क्या काम करने आए हैं और क्या करके जाएंगे। तो वही बात आती है कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि उसके अंदर विपक्ष होना चाहिए। जी।
और विपक्ष वो होना चाहिए जो स्ट्रांग हो, जो ये दिखा सके कि क्या करना है और क्या नहीं करने देना है। राष्ट्रहित की बात आए तो पक्ष के साथ, सत्ता पक्ष के साथ, और राष्ट्रहित की बात ना हो तो सत्ता पक्ष को उठा के फेंकने का काम भी ये विपक्ष कर सके, ऐसा विपक्ष हर डेमोक्रेसी को चाहिए। तो इसी की तो तैयारी चल रही है। लेकिन अलबत्ता ये दोनों के दोनों उसमें शून्य के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आज ये काम हो रहा है, जो ये कहा जाता है तीसरे मोर्चे की बात, ये सिर्फ ये काम हो रहा है कि येन केन प्रकारेण अपना कहीं से दुकान चल जाए। दुकान हो चुकी है बंद, उसमें माल है नहीं, बिक सकता नहीं, शोरूम है नहीं, पड़ी पे लगा नहीं सकते, तो करें क्या? कहीं ना कहीं से वापस तो चलाएंगे ना साहब। तो ये वही कवायद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी बालमुकुंद जी, मैं चाहूंगा रमन जी, एक लास्ट स्टेटमेंट, एक मिनट, आधा मिनट। मैं ये चाहूंगा कि इस देश में एक अच्छा विपक्ष बने, क्योंकि जब तक एक अच्छा विपक्ष नहीं होगा तब तक एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं होगी। बालमुकुंद जी, आपसे जवाब चाहेंगे। शून्य हैं जितने भी सामने आ रहे हैं, साथ ही जिस चेहरे को सामने लेकर के आ रहे हैं, जो नेता जो इसमें शामिल हो रहे हैं, वो फिलहाल के वक्त में कुछ नहीं, जिन्हें कुछ जानकारी नहीं, समझ नहीं, कहाँ क्या कहना है, तमाम तरह के आरोप जो हैं लग रहे हैं। नहीं, देखिए मुद्दा तो खैर तीसरे मोर्चे का है, लेकिन अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। हम तो वो लोग हैं जिन्हें जंग आजादी की लड़ाई लड़ी और लगातार 50 साल से ज्यादा शासन दिया इस समय को। ये तो अभी 6 साल से नई इनकी वो है, नया नोदन पुराना जो शोधन श्रीमान जी। ज्यादा आजादी से 30 साल तक तो लगातार हमारी सत्ता को कोई चैलेंज ही नहीं हुआ, और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली कभी हम 5 साल से बाहर नहीं रहे सत्ता में। हमारे बगैर इस देश को सत्ता शासन कभी चला ही नहीं किसी से। और ये जो लोग दूसरी बार सत्ता में आने का ढोंग करते हैं, इन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विद्वेष फैला करके आज ये सत्ता में बैठे हो गए। आज भी इन लोगों की ये हालात है। देखिए, ये जो हमारा जो प्रजातंत्र का जो ढांचा है, इस पूरे विश्व में जिसका नाम लिया जाता है, उसकी बुनियाद किसने रखी? कांग्रेस रखी। और आज ये जो लोग कहते हैं आज अमेरिका का दौरा, आज कनाडा का दौरा, तो उसकी नींव किसने रखी? हमने रखी। जी रमन जी कुछ कहना चाहते हैं। जी रमन जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हरित क्रांति, सफेद क्रांति, किसान को इतना खुशहाल बनाना, इस देश को, भाई मेरे को नहीं पता कौन सी क्रांति आप करते हो। मेरे को आपको पता होना जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी शिक्षा दीक्षा इस तरह की नहीं हो, आपने ना पता किया होगा, लेकिन हमें तो ये देखना है कि किस तरीके से इस जन को खुशहाल बनाया। सुनो तो सही, मेरा समय है ना जी अभी, मेरे भाई एंकर सुनो तो बोलेगी तो मैं आपकी सुनोगे या बोलते रहोगे? मैं जब सुनूंगा, जब एंकर मुझे बोलेगी आप सुन लीजिए। अरे एंकर ने मेरे हमने से बनाया दादा, वो देश को बेचने लग रहे हो आप, जो देश में बेच रहे हो वो किसने बनाया? आप मुझे जवाब दीजिए। आज इस देश में जो तुम बेच रहे हो आप लोग, वो किसने बनाया? वो हमने बेचने वालों को मैं बताता हूँ अभी जवाब। बेच रहे हो मैडम, आप जरा इन्हें चुप कराएंगे आप। मैडम तो तब मेरी बात खत्म हो। बालमुकुंद जी, जो सवाल आपने किया है उसका जवाब दे देने दीजिए रमन जी। ये बताइए, देश ये जो आज बेच रहे हैं ये किसने बनाया है? हाँ बताता हूँ। देश को बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इस देश को खड़ा करा। कहने को करने को इतिहास में इतना कुछ है बालमुकुंद जी, कि जब बोलना शुरू होगा तो आपको ये भी नहीं याद रहेगा कि कब तक आप किस किस चीज को बचाएंगे। लेकिन मैं तो अंग्रेजों के टाइम से बोलूंगा। दादा आप देखो थोड़ा सब्र रखो, पानी पियो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो इस विषय पे बात आज कर रहे हैं, मैं उसका परिचय आपको दे देता हूँ कि बॉस्टन में जब माननीय अटल जी की सरकार थी ना, तो एक भारतीय राजनीतिक प्रथम परिवार का बालक किसी विषय में पकड़ा गया था बॉस्टन में। उसको भी उस समय एनडीए की सरकार छुड़वा के लाई थी। अब वो क्या है दर्शक अपने आप ढूंढ लेंगे, लेकिन मैं अब जो आपको बात कह रहा हूँ वो आज के परिप्रेक्ष्य की जो विषय है डिबेट का, उसका बता दूं। आप मेरे को ये बताएं कि जब आप तीसरे मोर्चे को हास्यास्पद कर रहे हैं, तो ये बताएं कि जो पंजाब में आपकी हालात हैं और वहां पे आप ये भी स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पा रहे कि
वो व्यक्ति दलित है कि नहीं है जिसका जी ढिंढोरा आपने रमन जी आपको रोकना चाहूंगे, हम मुद्दे पे आते हैं, हम पंजाब की मैं बात मुद्दे पे ही आ रहा हूँ मैडम। जी देखिए बात ये होती है कि जब तक विषय को स्पष्ट रूप से समझा ही ना जाए, विषय तीसरे तो वो मोर्चे को उसका रखते हैं जवाब क्या सर। देंगे? आप मेरे को ये बताएं सिर्फ दोनों के दोनों कि आपने पिछले 7 साल में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रत्यक्ष रूप से क्या करा? अप्रत्यक्ष रूप से कुछ करते हो, साजिशें करते हैं तो अलग कहानी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए काम क्या करता है, आप ये बताइए। जी चलिए ओंकार जी से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी पुरजोर तरीके से इसमें लगी हुई है, रात दिन एक किया जा रहा है तैयारियों में। बालमुकुंद जी थोड़ा रोकना चाहूंगी, ओंकार जी से इस पर जवाब लेते हैं। ओंकार जी, सवाल खड़ा हो रहा है, सिर्फ बीजेपी के ही तरफ से नहीं, हर जनता के मन में है, तीसरे मोर्चे की बात हमेशा आती है, कोशिश की जाती है, लेकिन एक जो मजबूत विपक्ष है वो नहीं तीसरा मोर्चा जो है वो बन पाता है। ऐसा क्यों होता है और मुद्दे क्या खास तौर से रहेंगे? किरण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई रमन मलिक ने एक बात तो बहुत अच्छी कही कि विपक्ष ऐसा होना चाहिए अगर सत्ता पक्ष तानाशाही करे तो उखाड़ के फेंक दे। ऐसा ही विपक्ष बनने जा रहा है। और ये मैं इनको बताना चाहता हूँ, इन्होंने बोला चले हुए कारतूस। अगर राजनीति में नेता को आप कारतूस बोलते तो जो कारतूस आपके हैं कल वो भी चले हुए ही होंगे, ये भी बात याद रखना। कारतूस अगर है, नाम दे दिया आपने नेता को, तो आपके नेता हमेशा कारतूस नहीं रहने वाले, कल को वो भी चले हुए कारतूस की गिनती में गिने जाएंगे। और दूसरा सुनने की हिम्मत रखिए। आपने बोला कि हम जीरो हैं, याद कीजिए आप भी जीरो थे। आप सेंटर में आपके कितने सांसद थे? 2। और हरियाणा में क्या आता था आपका? 2। अब अगर सत्ता पक्ष में परिवर्तन हो गया तो इतना घमंड ना कीजिए, ये जनता है। आज किसान सड़कों पर 10 साल हो गए, ये विपक्ष की भूमिका में किसान मुख्य रूप से आएगा। और मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए पहले, मैं आपको बता दूं, आप सुन तो लीजिए, सुनने की हिम्मत तो रखिए, पहले सुन लीजिए फिर बात कीजिए, पहले सुन लीजिए। आपका दिमाग भी किसे चल रहा है? आप प्रभावित हो गए राहुल जी से। ये जो तानाशाही रवैया आपका है ना, आपकी सरकार का 10 महीने से किसान की समस्या हल नहीं हुई और उसको आप चैलेंज कर रहे हो। ये किसान ही आपकी सत्ता को उखाड़ेंगे और मजबूत विपक्ष किसान के समेत तीसरा मोर्चा बनेगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए वक्त यहाँ पर बहुत कम बचा हुआ है। मैं बालमुकुंद जी से बस आखिरी कुछ कमेंट, बालमुकुंद जी, आप तीसरे मोर्चे को लेकर के यहाँ पर कुछ करना चाहे या बताना चाहे कि तीसरे मोर्चे को लेकर के सुगबुगाहट जो चल रही है आज के वक्त में, आप लोगों की तरफ से भी एक कोशिश चल रही है। ममता बनर्जी भी आकर के आप लोगों से मिली थी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, ऐसा लग रहा था कि तीसरा मोर्चा जो है एक मुख्य विपक्ष के तौर पर सामने में आ जाएगा। संक्षिप्त में बोलिएगा, वक्त कम है। वो जो लोग मिलते हैं वो सरकार के खिलाफ एकजुट होता विपक्ष, लेकिन वो तो वही लोग होंगे ना जो चुने हुए हैं, जो पंचायत मेंबर भी नहीं है वो कहाँ खड़े होंगे। और ये जो मैं रमन मलिक जी की बात जरूर जवाब देना चाहूंगा, सरकार का 22 से तक लीक हो चुके, हमने आपको आईना दिखाया। ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, वो हमने उपलब्ध कराई, आपको आईना दिखाया। अनगिनत मौतें हुई कोविड में, हमने कोविड कंट्रोल रूम बना के आपको आईना दिखाया। हमने आप लोगों को शासन खालसा एड का समान हरियाणा में इधर उधर बांटना है। किसान आंदोलन पे आज आपको घर से नहीं निकलने दिया जाता, आपको काले झंडे दिखाए जाते हैं, तो वो काले झंडे आपको दिखाए जाते। आप चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर नहीं पाता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर नहीं पाता, विधायकों को बाजार में निकलने नहीं दिया जाता। आप ये बताइए, तो कांग्रेस वहाँ खड़ी है, कांग्रेस किसानों के साथ किसी की बातें समझ में नहीं आ पा रही है यहाँ पर। खड़े हो ये बताओ, आप पहली बार में आए हो आप हरियाणा में, उसके बाद वक्त यहाँ पर बहुत कम बचा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस बहस में शामिल होने के लिए। तो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है और वहीं इनेलो की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार हम मुख्य विपक्ष के तौर पर उतरेंगे और कई यहाँ पर सवालों के जवाब देते हुए मिले। लेकिन बड़ा सवाल यही कि चेहरा आखिरकार कौन बने, क्योंकि विचारधाराओं का जो मतभेद है वो कैसे दूर होगा। इसको करके कई बार बने तो है तीसरा मोर्चा, लेकिन बनने के बाद सफल नहीं हो पाए कभी भी। इस बार नजर बनी रहेगी 25 सितंबर पर कि क्या कुछ रहता है। जयंती एक शुभ अवसर है और क्या ऐसे वक्त में जो तमाम दिग्गज मिल रहे हैं वो तीसरे मोर्चे को कैसे पेश करते हैं, कैसे सबके सामने, जनता के सामने लेकर के आते हैं और किन मुद्दों के साथ लेकर के आते हैं।